हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यूपीएससी हिंदी मेंस को ध्यान में रखते हुए एक ध्रुव बैच लॉन्च की है, जिसमें हम लोग का टारगेट है कि 400 प्लस क्वेश्चंस के माध्यम से, एक सेकेंड इन्हें सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। इसमें हम लोग का टारगेट है कि 400 प्लस क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपकी जीएस है, ठीक है, उस जीएस की तैयारी को पूरी तरीके से खत्म कराना। ध्यान देंगे, जीएस की इंपॉर्टेंस हम लोग वैसे भी जानते हैं दोस्तों कि अगर पीसीएस में एसडीएम बनना है तो नो डाउट कि आपको जीएस में जितने हम लोग क्वेश्चंस की टारगेट कर रहे हैं, आपको इतना ही मार्क्स का टारगेट करना होगा। यानी अगर आप लोग 400 प्लस मार्क्स पाए ना, तो फिर समझ जाइए कि पीसीएस में एसडीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये इतनी इंपॉर्टेंस है जीएस का मार्क्स, ठीक है। इसको बहुत सस्ते में मत लीजिए, ये सबसे महंगा है, क्योंकि ऑप्शन में उतनी मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, ऑप्शन अब कितनी भी अच्छी आजकल मानविकी के विषय में बता दूं मैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर वगैरह वगैरह में आप कितनी भी अच्छी मेहनत कर लेना है तो आपको रिजल्ट कितना मिला है, 230 के अराउंड आपको रिजल्ट मिला है, ठीक है। पहले मैं आने का अपने टारगेट बता दूं क्या है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि पीसीएस की जो हिस्ट्री का टॉपिक है, जीएस पेपर 1 में जो हिस्ट्री का टॉपिक है, आज वो पूरी हम लोग सिलेबस देखेंगे, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग का इस 400 प्रोग्राम में हम लोग का टारगेट क्या होगा, हम लोग कैसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे इस बैच में, इस ध्रुव बैच में, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन सच ये है कि आगे हम लोग जिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं उन सबकी निचोड़ आ गया, ठीक है। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, खास तौर पे हिस्ट्री जो मैं लेके आने वाला हूं, वहां पे आप लोग को चीजें समझने के लिए आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो बस इसी के लिए आने का उद्देश्य मैं सोचा कि पहले आप लोगों को बता दूं, ठीक है। शायद मैं हट जाऊं तो आप लोगों को टॉपिक्स वगैरह दिख रहा हूं कि मैं सारा काम करके आया हूं, बहुत परेशान होने का काम नहीं है आप लोग को, ठीक है। लेकिन मैं पूरी तरीके से सारा एक टॉपिक खोल के आया हूं, ठीक है। परेशान नहीं होना आप लोग को। इस तरह से जो बेसिक सोर्स हम लोग बताए हैं पढ़ने के लिए, उससे भी बेहतरीन काम हम लोग करके आए हैं, ठीक है। मैं खुद अपने बारे में, बाकी लोग भी किए हैं, ठीक। तो जीएस में आपको क्या है कि कम से कम 400 डिग्री में जाना ही जाना होगा। अब आप लोग ये नहीं कर सकते कि यार मेरे तो जीएस में ये चीज नहीं तैयार है, मेरा जीएस में ये नहीं तैयार है, ठीक है। अब आपके पास एक अच्छा और सुनहरा मौका है, जैसे यूपीएससी हिंदी एक सृजन आंसर राइटिंग बैच लेके आई थी। इस सृजन आंसर राइटिंग बैच की सफलता के बाद हम लोग यहाँ पे महसूस किए थे कि आप लोगों को प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। अच्छा, जैसा कि बाकी डिटेल्स आपको ध्रुव बैच की पता ही है, तो हम लोग बहुत अंदर नहीं जाएंगे, ठीक। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी ऑलरेडी चल रही है और इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग हिस्ट्री को बेसिकली देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं क्या करता हूं, थोड़ा आप लोग क्या करें कि हिस्ट्री का सिलेबस एक बार देखिए, आप लोग की मैं स्क्रीन पे लेके आऊं, ठीक है। और हिस्ट्री का ये सिलेबस देखिए आप लोग, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं, थोड़ा सा साइड होता हूं, मैं एक बार जो हिस्ट्री का आपका सिलेबस है मैं उसको पढ़ देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है, अब दिख रहा है। इस चीज को मैं क्या करता हूं, नीचे लेके चलाता हूं, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए सामान्य अध्ययन यहाँ पे लिखा है पेपर 1 यानी जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं, और इसमें आपकी कुल 5 टॉपिक्स है। बेसिकली अगर हम लोग यूपी स्पेशल को इंक्लूड करेंगे तो 6 टॉपिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सिंपल में 5 टॉपिक लिख दिया, लेकिन इतना आसान भी नहीं है ये पांचों टॉपिक को समझना, ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचेंगे भाई यही 5 तो पढ़ना है, काम चल गया, ठीक। यही इतना 5 वास्तव में पढ़ना है, लेकिन कई जगहों पे ये सिलेबस अस्पष्ट है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तहत बताऊंगा, इनके जो क्वेश्चंस है वो दिखा के आपको बताऊंगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेके यानी एंशिएंट पीरियड से लेके जो मॉडर्न हिसाब का वहां तक कला के जितने रूप हैं, चाहे वो मूर्ति कला हो गया, चित्रकला हो गया, वास्तुकला हो गया, ठीक है, चाहे वो गुफा चित्रकारी हो गया, उन सभी सेक्शन पे नहीं करने का मतलब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि मैं साहित्य के ऊपर क्वेश्चन बनाऊंगा। साहित्य में क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं सब लोग डिटेल में देखेंगे। बस आप लोग एक बार सिलेबस को याद कर जाइएगा। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वास्तुकला के जो मुख्य पहलू हैं इन सबको शामिल होते हैं। बेसिकली ये करने वाले क्या है, अच्छा यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, इसके सेकंड ऑप्शन को आप समझिए, इसके सेकंड पॉइंट पे आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से, यानी बेसिकली प्लासी के युद्ध की बात कर रहे हैं कि आफ्टर प्लासी से, यानी जहां से आप लोग देखेंगे कि अंग्रेज जो है वो शासन व्यवस्था में आएंगे, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद वो पूरी तरीके से बंगाल में काबिज हो जाएंगे और वहां से उनकी शुरुआत होगी, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है बेसिकली प्लासी से लेकर वर्तमान समय तक, ठीक है, वर्तमान समय तक क्या काउंट किया जाए, क्या वर्तमान समय को 2022 काउंट किया जाए, तो बात नहीं, वर्तमान समय को आपको 2022 काउंट नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली जो 1990 जब हम लोग क्या करते हैं एलपीजी को अपनाते हैं, वहां तक इनके कहने का मतलब कि हम पूछेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग प्लासी का युद्ध नियर अबाउट देखने का हुआ था आपका 70-50 के अराउंड प्लासी का युद्ध हुआ है, ये मध्य बोल भी रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 70-50 से लेकर हम लोग को 90 के करीब में कह रहे हैं कि जो भी हिस्ट्री है उसको पूछेंगे। टॉपिक्स को पहले क्लियरली समझना है ताकि समझ में आए कि हम लोग को वास्तव में क्या करता है। और बोल रहे हैं कि इस ड्यूरेशन के बीच के 70-50 से लेके 90-90 की ड्यूरेशन के बीच की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है,
उनपे जो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, ठीक है, पर्सनालिटीज है, उनके भी क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है, राजा राममोहन राय के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो आप लोग को भी तैयार रहना है। चांस है कि विवेकानंद, गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी दे चुकी है, ठीक है। तो हम लोग क्लियर रहेंगे, अभी चीजों को बस समझ रहे हैं कि वास्तव में हम लोग को पढ़ना क्या है। अब हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट करते हैं। मैं ये 70 से 85 ये मिटा देता हूं, ठीक है। बस तीसरे नंबर पॉइंट्स को आप लोग देखेंगे, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये यहां से ऊपर नहीं जाएगा, ये यहां से ऊपर जाएगा। तीसरे नंबर पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट तो आप लोग समझ गए कि इसमें बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट इनके सिलेबस में कहा गया है वो क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसके विभिन्न जो चरण हुए हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे, और कांग्रेस की स्थापना जैसे ही होती है, माना जाता है कि हम लोग सांगठनिक तौर पे या सांगठनिक रूप से हम लोग स्वतंत्रता के लिए कोशिश करना स्टार्ट कर दिए थे। हालांकि वो बहुत अच्छा प्रयास नहीं था, ठीक। उसके बाद से जो अपना स्वतंत्रता संग्राम का जो हम लोग कह सकते हैं कि हाथ था, वो नरमपंथियों के हाथ में था, ठीक है। नरमपंथियों के हाथ में था। नरमपंथियों की अपनी विशेषताएं थी, जिस आधार पे वो अंग्रेजों से डील करते थे। इसलिए ये स्वतंत्रता के लिए कोई खास कोशिश नहीं करते, डील करते थे। उनसे रिक्वेस्ट के तौर पे कुछ चाहते थे कि हमको मिल जाए, ठीक है, हम उस चीज को शासन व्यवस्था के अनुकूल बनाए। इसके बाद से यहाँ पे कुछ इसी कांग्रेस में कुछ गर्मपंथी जुटेंगे, ठीक है, जिसमें तिलक वगैरह रहेंगे, ठीक है, गर्मपंथी जुटेंगे। अब क्या है, गर्मपंथियों की खूबी क्या होती है, आप कभी भी गर्मपंथी विचारधारा जो लोग होते हैं उनको देखेंगे कि वो उनको रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिलता है। ध्यान देंगे, रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिलता है। और पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक चाहती है कि हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट, मतलब अब ये क्या है, ये अच्छा खासा रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। इनका रिजल्ट लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन ये जब आएंगे तो ये क्या करेंगे कि ताबड़तोड़ एक्शन करेंगे, तो कुछ रिजल्ट भी सामने आएंगे। ऐसा लगेगा कि अंग्रेज थोड़ा डर रहे हैं, ठीक है। इससे रिस्पेक्ट की भावना बढ़ेगी जो भारतीय जन समाज है। रिजल्ट क्या होगा कि इन गर्मपंथियों की सपोर्ट में वृद्धि होगी, सही, यानी हम लोग कह सकते हैं हिंदी में कि इनके समर्थन में वृद्धि होगा। और जैसे इनके समर्थन में वृद्धि होगा, इनको भी लगेगा कि अब चूंकि इस वक्त सबसे बड़ी संगठन कांग्रेस थी, तो हमको कांग्रेस में क्या करना है, भैया हमको कांग्रेस में भूमिका अपना बढ़ाना होगा, ठीक है। यानी जो अध्यक्ष वगैरह है कांग्रेस में हमारे विचारधारा के लोग होने चाहिए, एग्रेसिव स्वभाव के लोग होने चाहिए, ठीक है। और यहीं से नरमपंथी गर्मपंथी का विवाद होगा। बाद में दोनों लोग सेपरेट हो जाएंगे और देखेंगे हम लोग की जो फिर अपना लखनऊ अटैक होगा, लखनऊ अटैक फिर दोनों लोग एक साथ आएंगे। तो ये तो था अब तक गांधी जी के पहले का चरण, नरमपंथियों का जो चरण था, गर्मपंथियों का जो चरण था, वहां से। इसके बाद से बारी किसकी आ जाती है, इसके बाद से बारी आ जाती है गांधी की, ठीक है। गांधीयन मूवमेंट को भी हम लोग कई चरण में देखते हैं, ठीक। जैसे गांधी जी एक साथ तो ऐसा थोड़ी ना कि आए तुरंत आंदोलन स्टार्ट कर दिया, हमको सफलता मिल गई। गांधी जी अराउंड 1919 से अपना प्रयास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1919 से लगभग अपना प्रयास स्टार्ट करते हैं, चंपारण वगैरह के 1917 से, ठीक है, 1917 से लगभग अपना प्रयास स्टार्ट करते हैं और ले जाके देश को 1947 में आजादी दिलाते हैं, ठीक। यानी लगभग 30 साल का गांधी जी का एफर्ट है। इस 30 साल का गांधी जी का एफर्ट है। इस 30 साल की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो आपके क्वेश्चन बन के आएंगे। ये आपका साफ साफ सिलेबस कह रहा है। तो इसके जो विभिन्न चरण है, यानी गांधीयन मूवमेंट है, जो नरमपंथियों की अपना चरण था, वो जो गर्मपंथियों का चरण है वहां पे, और बेसिक जो अंदर की कुछ और घटनाएं हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन बनेगा। साथ ही साथ कह रहा है कि इस ड्यूरेशन में जो देश के विभिन्न भागों में इसने अपना योगदान देने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यानी बेसिकली यहां से मतलब कांग्रेस के गठन के बाद से आगे तक, ठीक है, जो डिफरेंट लोग रहे हैं, जिसमें आप नेहरू को शामिल कर सकते हैं, गांधी जी को शामिल कर सकते हैं, ठीक है, तिलक को शामिल कर सकते हैं, एलिबेट को शामिल कर सकते हैं, अन्य कई सारे लोग, ठीक है, पटेल वगैरह सबको शामिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो कह रहा है कि इन सब के ऊपर भी क्वेश्चंस क्या करेंगे, बनाएंगे। इस चीज को ध्यान देंगे। यहां पे जो व्यक्तित्व वर्ड ध्यान देंगे, यहां पे इसका फोकस क्या है, ऊपर वाले के व्यक्तित्व वर्ड पे, वहां पे भक्ति और सूफी आंदोलन से क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देंगे, भक्ति एवं सूफी आंदोलन से क्वेश्चन बन सकता है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन से क्वेश्चन बन सकता है। और जो सेकंड क्वेश्चन बन सकता है वो आपका हमको पता होगा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उम्मीद करते आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, मैं अभी नॉर्मली बोल भी रहा हूँ। तो जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था उसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे धार्मिक भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के और भक्ति एवं सूफी आंदोलन के जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस उससे बना सकते हैं, ठीक है।
ये एक्चुअली इस बोर्ड की एक, या तो हम लोग पूरी फंक्शन समझ नहीं पाए, वो भी क्या है खराबी बोल देंगे कि सपोज कि यहाँ पे कोई चीज लिख गई है, अब स्लाइड करेंगे तो जो गोला है ना ये यहीं पे रह जाएगा और इसको जो ऊपर लेके आएंगे उसके ऊपर गोला बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज को ध्यान देंगे। अभी हम लोग एक्चुअली पूरा सीख नहीं पाए, हो सकता हो कि इसमें ये सब खूबी हो जिसको हम लोग खराबी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस स्टेटमेंट को समझ गए, यानी हम लोग कह सकते हैं सिलेबस का एक और पॉइंट है उसको आप लोग समझ गए। अभी हम लोग इस पूरे सिलेबस को ठीक से खोलेंगे अंदर अंदर, ठीक है। अब देखिए अंदर क्या है, इसके बाद से देश को जब 1947 में आजादी मिल जाती है तो कह रहा है कि उसके बाद से देश के जो एकीकरण के से रिलेटेड और इसके जो पुनर्गठन से रिलेटेड जो प्रयास किए गए उस पर क्वेश्चन पूछेंगे। देखेंगे कि देश में कई सारी रियासतें रही है, 600 प्लस रियासतों की संख्या मिलती है और उन रियासतों को एकत्रित करके एक संगठित देश बनाने की जो प्रयास किया गया था, बेसिकली उस पे कह रहा है क्वेश्चन पूछेंगे। यहां भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पे क्वेश्चन बन सकता है। तो सीधी सी बात है कि यहां पे एकत्रीकरण के लिए यानी देश के संगठन को लेके, उसके पुनर्गठन को लेके जो एफर्ट्स किए गए वहां पे यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अब पूछेंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसकी जो अंतिम टॉपिक है, कह रहा कि यहां पे क्या है कि 18वीं, अभी एग्जैक्ट पढ़ेंगे, कह रहा कि 18वीं सदी साफ साफ करा कि विश्व इतिहास में 18वीं सदी तथा उसके बाद की घटना है। बेसिकली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो रक्तहीन क्रांति हुई है उसके बाद से चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंग्लैंड में जो रक्तहीन क्रांति हुई है वहां से चीजें स्टार्ट होगा। उसके बाद से क्या करने वाले की औद्योगिक क्रांति और इसके प्रभावों पर क्वेश्चन पूछेंगे। पूरे इसके डायमेंशंस होते हैं सभी की। औद्योगिक क्रांति का आधार क्या था, क्यों सबसे पहले यूके में हुई, इसके इंपैक्ट क्या पड़े, ठीक है। यूके पे क्या इंपैक्ट पड़े, उपनिवेशों पे क्या इंपैक्ट पड़े, डिफरेंट भारत में क्या इंपैक्ट पड़े, क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं। विश्व युद्ध छोटे से में लिख दिया है, लेकिन विश्व युद्ध के कारण क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, ये अपने आप में एक इसके परिणाम क्या हुए, ठीक है। इसके बाद से जो संधि हुई थी उस संधि पे क्वेश्चन बन सकता है। इस संधि की जो असफलताएं हैं वहां से क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इसने आधार कहां तक तैयार किया उस पे क्वेश्चन बन सकता है। और इसी विश्व युद्ध से क्या है कि मुसोलिनी और हिटलर भी जुड़े हुए हैं, तो मुसोलिनी और हिटलर पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय सीमाओं का जो पुनर्सीमांकन है इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय सीमा की पुनर्सीमांकन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसी में मेरा मानना है कि जो इटली का और जर्मनी का एकीकरण था वहां से क्वेश्चन बन सकता है, इटली और जर्मनी के एकीकरण पे। उपनिवेशवाद ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी का शिकार भारत हुआ है। तो उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति अर्थात द्विउपनिवेशवाद, ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स है। ध्यान देंगे, द्विउपनिवेशवाद की शुरुआत कब होगी, वर्ल्ड वॉर के बाद द्विउपनिवेशवाद की शुरुआत होगी, ठीक है। तो उपनिवेशवाद भी देखेंगे, द्विउपनिवेशवाद भी देखेंगे और कुछ राजनीतिक दर्शन बोल रहे हैं जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। एक्चुअली ये जो साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद देख के चीजों को क्लियर कवर यहां पे खत्म कर दिया है। लेकिन ध्यान देंगे यही साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद है, यही क्या करेगा, यही आपके शीत युद्ध का आधार बन जाएगा, ठीक है। यही आपके शीत युद्ध का आधार बन जाएगा और फिर यहां से नए वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये पूरी आप लोग समझ गए कि बेसिकली इस पूरे टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है सिंपल में। अभी जो 10-15 मिनट का टाइम हम लोग खत्म किया, तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आप लोगों को पढ़ना क्या है वो चीजें समझ में आ गई होंगी कि चीजें पढ़नी क्या है। सिलेबस एक बार आप लोग समझ लोगे तो सिलेबस समझाने के बाद से अब मेरी अगली जिम्मेदारी बनती है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, ठीक। एक बार इस क्वेश्चंस को देखेंगे आप लोग, ठीक है। और मैं साइड में हट जाता हूं और अब मैं बैठ जाता हूं, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि अपना जगह ले लेता हूं। अब मेरा काम है कि मैं यहां से बताते रहूंगा आप लोगों को ताकि स्क्रीन दिखे पूरी तरीके से, मेरी ये जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं बीच में आ रहा हूं तो आपको स्क्रीन शायद ना दिख रही होती। अब देखिए, ये आपके सिलेबस का जो पहला पॉइंट है, हम लोग यहां से चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां से लोग चीजें क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक जो कला के रूप है, साहित्य और वास्तुकला है, इसके जो मुख्य पहलू है, इनको इसमें करा के शामिल करेंगे। यहां से हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो हम लोग आज क्या करेंगे, पहला टॉपिक यहीं से उठाएंगे। अब हम लोग अगर पहले टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग तोड़े, ब्रेक करें, उस ब्रेक करने के पहले हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत कुछ कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या केवल कला के रूप, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या केवल कला एवं साहित्य वास्तुकला पे ही क्वेश्चन बनेगा, जो कि पूरे सिलेबस में आपको मेंशन किया है। एक बार आप लोग जो क्वेश्चन जो ये दिए हैं उस क्वेश्चन को ध्यान देखिए। क्वेश्चन को जब आप ऊपर रखेंगे, पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन और किसी के भी दिमाग में जाएगा। जब आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो कला के विभिन्न रूप लिखे हुए हैं। कला के विभिन्न रूप जैसे ही आपके दिमाग में आता है वैसे आपके दिमाग में क्या जाता है, स्थापत्य कला जाता है। ध्यान देंगे, वैसे आपके दिमाग में स्थापत्य कला आता है।
अब जब आपके दिमाग में स्थापत्य कला आएगा, वहीं से चीजें क्लियर हो जाती है भैया कि स्थापत्य कला अगर कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो पहला स्रोत कहां खोजेगा, कि पहला कहां जाके पढ़ाए। तो चूंकि भाई पाषाण काल में कुछ ऐसे स्थापत्य के एग्जांपल्स मिलते नहीं है नॉर्मली, तो बचते क्या है, बचता है आपके अगला हड़प्पा काल। हड़प्पा काल में हम लोग देखेंगे स्थापत्य के सबसे तगड़े एग्जांपल यही मिलने शुरू होंगे, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या मिलता है, नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन। मेरा मानना है कि नगर नियोजन पे शायद ही कोई टेस्ट सीरीज नहीं होगी जो क्वेश्चन नहीं बनाई होगी, और जिस टेस्ट सीरीज ने या जिस टीचर ने भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया होगा और हड़प्पा की नगर नियोजन में क्लास नहीं लेगा, उसको मतलब क्या ही बोले फिर। ठीक है, तो मैं मान के चलो कि जो भी लोग ये होंगे इसको जरूर पढ़ाएंगे। और रिजल्ट देखिए आप लोग कि 2020 में 8 नंबर का ये क्वेश्चन बन के आ गया। ठीक है, बेसिक अगर आप लोग सिलेबस को स्टडी करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट था। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है, जो शहरी नियोजन है, जो टाउन प्लानिंग है, उस पर क्वेश्चन बन के आ सकता है। सेकंड चीज देखिए, 2020 में केवल एक क्वेश्चन आपका इस पहले टॉपिक से दिया है, इस पहले टॉपिक से, यानी अच्छा यहाँ पे आप लोग एक चीज समझोगे कि भाई यहाँ पे तो आपका एंशिएंट मेडिवल सब शामिल हो गया, मॉडर्न भी है, क्योंकि यहाँ पे हिसाब सब क्या लिखा है कि ये सभी चीज साहित्य वास्तुकला आगे भी शामिल होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज देखेंगे, इसके तुरंत बाद क्या है, मेडिवल स्टार्ट, सॉरी मॉडर्न स्टार्ट हो जा रहा है, तो बीच में मेडिवल कहाँ गया। इसके कहने का मतलब है कि एंशिएंट मेडिवल में आपको बहुत चीज फोकस नहीं करना है, घटनाक्रम नहीं याद करना है इसके लिए। एंशिएंट मेडिवल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स याद कर लेने हैं, साथ ही साथ जो कला के डिफरेंट रूप है उन सबको देख लेना है, साहित्य में जो डेवलपमेंट है उसको देख लेना है, जो वास्तुकला में डेवलपमेंट है इसको देख लेना है। ये क्लियर कह रहा है कि एंशिएंट मेडिवल में केवल इतना देखना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये सिलेबस बहुत साफ साफ बारीकी से बोल रहा है, आपको घटनाक्रम याद नहीं करना है, आपको ये नहीं पूछेगा कि मुगल शासकों पे चर्चा करिए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो सीधी सी बात है, जब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो हमको पढ़ना चाहिए, नो डाउट। जो साफ साफ सिलेबस मेंशन किया है तो वो उस आधार पर हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 2019 में लेकिन देखेंगे इस पहले टॉपिक से एक क्वेश्चन, इस पहले टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन आया था, और इस पहले टॉपिक से तीसरा क्वेश्चन आया था। 2019 में यहां से 3 क्वेश्चन आए। अब देखिए ओवरऑल हिस्ट्री में मैं देखा हूं पिछले 19 और 20 का स्टडी करके कि 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 19 और 20 की मैं बात बता रहा हूं, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें 3 क्वेश्चन वो शॉर्ट में दे रहा है, और यानी 8 अंक का दे रहा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 अंक का दे रहा है, और आपका 3 क्वेश्चन को क्या कर रहा है, दीर्घ उत्तरी में दे रहा है, यानी 12 अंक का दे रहा है। इस चीज को समझिए, 3 क्वेश्चन क्या है, 12 अंक का है। अब इस सोचिए, इस पूरे 60% क्वेश्चन, सॉरी 50% क्वेश्चन 2019 में क्या कर दिया था, केवल आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से उठा के दिया है। क्योंकि देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 2019 में कितने आए हैं, 1 2 3 क्वेश्चन आए हैं। अब आप लोग समझ गए कि आर्ट एंड कल्चर 2019 में कितना इंपॉर्टेंट होगा। 2018 में भी यहां से केवल एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी मैं नंबर लिखना भूल गया हूं, मान लीजिए 8 नंबर का होगा, अधिक से अधिक 12 नंबर का होगा। ठीक है, 8 नंबर वैसे था ये। ठीक, अब समझिए इस बात को, 18 में इसको स्टडी करने वाला क्या कहा कि आर्ट एंड कल्चर सेक्टर से तो यूपी बिजनेस क्वेश्चन पूछ नहीं रही है। 20 में उठा के 3 क्वेश्चन दे दिया, हालत खराब हो गई, 50% अग्री आर्ट एंड कल्चर से दे दिया। 19 में फिर 18 को, 20 में फिर 18 को फॉलो कर लिया। ठीक है, 21 में क्या पता कि 18 को फॉलो करेगा या 19 को फॉलो करेगा, देखेंगे 21 में। कुल मिला के क्या निकलना है, कुल मिला के निकलना है कि हमको आर्ट एंड कल्चर बहुत सीरियसली लेना है। क्या पता हम कब 2019 वाले जोन में चले जाए और 50% क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आ जाए। ठीक, लेकिन बात यह भी है कि क्या 400 क्वेश्चन की ओवरऑल है, 400 क्वेश्चन को अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें तो जीएस पेपर 1 में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, जीएस पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहा है 100+। ठीक है, इसमें भी तीन सब्जेक्ट आपकी हो गई हिस्ट्री, यहां पे आपकी हो गई जियोग्राफी, और आपको हो गया इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इंडियन एसोसियाई यानी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, अच्छा ये वीडियो चूंकि यूट्यूब पे रहने वाला है तो मैं यहाँ पे एक बार ध्रुव बैच की आपको बता दूं कि ध्रुव बैच का जो प्लान है वो प्लान है कि 400+ क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जीएस के सारे टॉपिक्स खत्म किए जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत धारदार बना सके। ठीक है, यूपीएससी हिंदी की टीम बेसिकली मेंस के लिए कि इसी प्रोग्राम के लिए जानी जाती है जिसको अभी तक हम लोग सृजन के माध्यम से चला रहे थे। ठीक है, तो एक तो ये है 2021 के लिए 15 मार्च तक हम लोग का टारगेट है कि आपका सिलेबस ये 400 क्वेश्चन का पूरा कर देंगे। 2022 में क्या करेंगे हम लोग कि चीजें पूरी हो जाएंगी लेकिन उनको क्लासेस 30% जो है अराउंड 30% क्लासेस आफ्टर प्री मिलेगा, प्री के बाद मिलेगा। ठीक है, और 2021 से हम लोग नंबर ऑफ कुछ क्वेश्चंस इसमें और भी जोड़ेंगे जो 2021 में प्रैक्टिस कराएंगे। आप मान लीजिए कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन या कम से कम 35 से 50 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराया जाएगा इसी पैसे में, आपसे कुछ एक्स्ट्रा रुपया ले आ लीजिएगा। ठीक है,
अब इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए या इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक नंबर लिख रहा हूं 8840751912। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर लेना है, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना है या टेलीग्राम कर लेना है। ठीक, ये था संक्षिप्त में हम लोग का परिचय। इसको भी बहुत जरूरी था, ठीक है, ये हम लोग के भी जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है और हम लोग भी उतनी पोटेंशियल के साथ आप लोग के बीच में इसके लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक, अब इसकी फीस मैं बता दूं 2500 इसकी फीस है, ठीक है। तो पूरी मेंस की तैयारी केवल आपकी 2500 रुपए में कराई जा रही है। अब हम लोग 2019 के क्वेश्चन को देखेंगे तो कह रहा है कि प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व पे चर्चा करिए, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यार सिलेबस में क्या कहीं संस्कृति पे चर्चा किया है, तो यहाँ पे कला के विभिन्न रूप लिखा है, साहित्य और वास्तुकला लिखा है, डायरेक्टली कहीं संस्कृति की बात नहीं किया है। लेकिन आप अगर जैसे यूपी पीसीएस का सिलेबस खोलते हो, ठीक है, यहाँ पे खुल गया सिलेबस, आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विशिष्ट इतिहास और संस्कृति के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में क्वेश्चन पूछेगा जो यूपी स्पेशल के सिलेबस में मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि यहां से जो प्रयागराज वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, जो प्रयागराज वाला क्वेश्चन आया वो सिलेबस में दिया हुआ था, क्वेश्चन बनता है। आप लोग कल तैयार रहिए, कल इसी तरह से बनारस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि स्लोगन चल भी रहा है कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो काशी और मथुरा पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि काशी की सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन को स्टेब्लिश कर देगा कि काशी के सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा करिए या बनारस के सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा करिए, ठीक है, कुछ ऐसा कहा जाएगा। या कल को इसी प्रयागराज को और स्पेशल क्वेश्चन बना के देगा, कुंभ मेले की जो सांस्कृतिक महत्व है या सामाजिक आर्थिक महत्व है, इसको भी ऐसे बना सकता है कि क्वेश्चन पे चर्चा करिए, ठीक है। तो ये एक गेस था कि इस पैटर्न में क्वेश्चन आ चुका है, तो और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब थोड़ा सा मेरा मेन जो बात है ना, जो मैं मेन आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं, वो मेन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, जिसमें 5 तो कोई बात नहीं है, मैं पहले 5 नंबर क्वेश्चन को दिखा देता हूं। 5 नंबर कह रहा है कि विश्व शांति की स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका बताइए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब इंडियन सोसाइटी में जो समस्याएं थी वही कमोबेश विश्व सोसाइटी में भी यानी वैश्विक लेवल पे भी विद्यमान थी, ठीक है। कह रहे विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका क्या है, तो जो भी हम लोग जानते हैं वो सब लिख देना था बेसिकली, बौद्ध साहित्य जो विशेषताएं जो भी चीजें बोली गई है। अब देखिए हमने देखेंगे क्या साहित्य के बारे में लिखा है कि पूछेंगे, तो देखिए लिखा है कि साहित्य के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप स्क्रीन पे देखेंगे। और कह भी रहा है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के हम लोग साहित्य पूछेंगे। तो मेरा जहां तक मानना है कि प्राचीन काल में ही आता है आपका बौद्धिज्म, ठीक है। तो जैसे ही बोलता है कि प्राचीन काल के साहित्य पूछेंगे तो वेद जो आपकी वैदिक पीरियड है उस ड्यूरेशन की सारी चीजें आ जाती है, साथ ही साथ इसी में आपका गौतम बुद्ध, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म के जो साहित्य है वो भी शामिल रहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से आया हुआ है। दो क्वेश्चन को और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन दो क्वेश्चंस को थोड़ा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है एवं वर्तमान में इसकी जो सार्थकता है उसकी समीक्षा करना है, यानी अभी वर्तमान में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या सीखा जा सकता है, इस पे आपको चर्चा करना था, ठीक है, इसकी जो सार्थकता है। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, क्या कहीं ये लिखा है डायरेक्टली पेपर में कि मैं क्या करूंगा कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था पे क्वेश्चन पूछूंगा, सिलेबस को मेन फोकस करिए, ठीक है। वास्तुकला में आप शिक्षा व्यवस्था को शामिल कर सकते हैं, नहीं जोड़ेंगे जबरदस्ती तो भले कर लीजिए, यानी डायरेक्टली यहां पे ये मेंशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करते हैं ना, आर्ट एंड कल्चर, तो थोड़ा सोच समझ के स्टार्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंशिएंट और मिडिवल की, ठीक है, एंशिएंट मिडिवल की, खासकर जो डेवलपमेंट से चीजें हैं या जिसकी वर्तमान में सार्थकता है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिख दिया है कि डायरेक्टली लिखा भले नहीं है, मैं इन चीजों पे भी आपको पढ़ना है और मैं इनको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। जो भी इस 400 क्लासेस में सफल हो पाएगा वो मैं कराऊंगा भी। जैसे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक समाज, बहुत चीज आप सीख सकते हैं। ऋग्वैदिक समाज एक न्यायपूर्ण समाज था और धीरे धीरे समाज में जटिलता आएगी उत्तर वैदिक समाज में, कैसे जटिलता आएगी, यही आपका क्वेश्चन बनेगा। द्वितीय नगरीकरण, इतिहास में पहला नगरीकरण आपका हड़प्पा सभ्यता में होता है और हड़प्पा सभ्यता की नगरीकरण के क्वेश्चन 2020 में पूछ दिया शहरी टाउन प्लानिंग पे, तो नो डाउट की चांस है कि द्वितीय नगरीकरण आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इसका आधार तैयार हो गया। आधार कैसे तैयार हो गया है, देखिए क्वेश्चन गेस कैसे करना है। अब देखिए यहां पे क्या रहा है, क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के शहरी नियोजन पे क्वेश्चन पूछ दिया है और इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, प्रथम नगरीकरण कहते हैं, ठीक। तो प्रथम नगरीकरण ऑलरेडी हम लोग कहते हैं, यानी फर्स्ट जो टाउन नगरीकरण है, नगरीकरण का इंग्लिश क्या होती है, सॉरी, ठीक है, मैं नगरीकरण को एन से नगरीकरण लिख देता हूं, एफ मतलब फर्स्ट नगरीकरण, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ गया। इस फर्स्ट नगरीकरण के बाद क्या है, मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है
और लोहे की भूमिका आएगी, ठीक है, लोहे का यूज मानव समझेगा, और यही वो लोहे की भूमिका है जो कि द्वितीय नगरीकरण को उभारेगी, द्वितीय नगरीकरण का कारण बनेगी। कैसे कारण बनेगी? लोहे के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो लैंड है, ये सपोज लैंड है, इसकी गहराई में खुदाई हो सकती है, ठीक है, जब इसकी खुदाई होगी तो गहराई में इसकी खुदाई की जा सकती है। जब गहराई में इसकी खुदाई संभव होगी तो नो डाउट कि इसकी जल ग्रहण क्षमता वगैरह बढ़ जाएगी, इसकी फर्टिलिटी, एक तो जल ग्रहण क्षमता, ठीक है, जल जी से ग्रहण और पी से पोटेंशियल यानी क्षमता कर लेते हैं, ठीक है, जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैं जितनी इंग्लिश आते हैं मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बड़ा बोल दिया जाए, बाकी आप लोग समझिएगा, ठीक है। सेकंड चीज ध्यान देंगे, इसकी फर्टिलिटी में वृद्धि होगी, फर्टिलिटी में वृद्धि होगी, जमीन उपजाऊ बनेगी, क्योंकि जब जमीन को जोत देंगे आप और नीचे से जो भुरभुरी हो जाएगी जब मिट्टी, फिर वो जब बारिश वगैरह होगा ना तो फिर समय के साथ क्या होगा कि मिट्टी में उपजाऊता में वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होगा कि उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होगी। उत्पादकता में कैसे वृद्धि होगी? आप लोग समझ गए होंगे कि क्योंकि अब कृषि को और तकनीकी कृषि में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उस आधार पे उत्पादन में क्यों वृद्धि में क्या होगी? क्योंकि लैंड, अब ज्यादा से ज्यादा लैंड को कृषि कार्य में शामिल किया जा सकेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े पेड़ थे वो काटे जा सकते हैं। अब पहले के जो कांसा और तांबा था उसे नहीं काटा जा सकता था, लेकिन जो पत्थर था, लेकिन लोहे से इजीली काटा सकता है। आज भी देखिए पेड़ कोशिश करते हैं, कुल्हाड़ी, ठीक है, जो भी चीजें आरी, ये सब लोहा है। इन सब का रिजल्ट क्या होगा? इन सब का रिजल्ट होगा कि जरूरत से ज्यादा उत्पादन होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिशेष उत्पादन होगा। अब आज भी अपने घर में क्या है, अधिशेष उत्पादन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमको एमएसपी दो, एमएसपी के माध्यम से हम क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। तो उस वक्त एमएसपी का तो लॉजिक नहीं था, लेकिन इसको भी लोग क्या करते थे, बाजारों में ले जाके बेचते थे। तो अभी लोग क्या करते थे कि डिफरेंट जाके बाजारों में बेचते थे, यहाँ कहीं गेहूं बेच दें, कहीं चावल बेच दें, कभी यहाँ चावल बेच दें, कभी यहाँ गेहूं बेच दें, ऐसा करते थे। बाद में उनको लगता है कि अब यार एक काम करो, हम लोग एक जगह बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक जगह बनाते हैं, ठीक है, बस लो जगह बना दो। बाद में उनको लगेगा क्या करते हैं, हम लोग एक जगह बना लेते हैं। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी उत्पादित चीजें हैं, हम उस उत्पादित चीजों को एक स्थान पे लाके रख लेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग आगे चल के मार्केट बोलते हैं, ठीक है, यानी एक मार्केट बनाते हैं। यहीं पे क्या कर लेंगे, गेहूं, चावल, ठीक है, जिसको सब्जियों है, सब चीज यहाँ पे लाके क्या करेंगे ये लोग, जो अधिशेष उत्पादन हुआ है उसको यहाँ पे रख लेंगे। शिल्प कर्म वाले अपने जो शिल्प सामग्रियां उनको यहाँ पे रख लेंगे। तो और विनिमय प्रणाली के माध्यम से, जो कि क्वाइंस तो भी आया नहीं था, तो विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली हम लोग कह सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली स्टार्ट होगी, और यहाँ पे लोग क्या करेंगे, मार्केट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आज भी सोचिए जब मार्केट डेवलप होता है, ये जो व्यापारी वर्ग है ये अपना परिवार वगैरह ला के यहीं बसना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का पहला काम कहाँ स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट का पहला काम यहीं स्टार्ट हो जाएगा, और इसी का परिणाम बनेगा ये मार्केट समय के साथ उपनगरीय क्षेत्र में बदलेगा और आगे चल के नगरीय क्षेत्र में बन जाएगा, जिसको इतिहास में लोग प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं, सॉरी द्वितीय नगरीय क्रांति कहते हैं, ठीक है यार। अब हम समझ गए द्वितीय नगरीकरण को, हम समझ गए। जब क्वेश्चन भी आएगा तो लोग यही चीज लिखेंगे, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर क्वेश्चन है, ऑलरेडी बौद्ध साहित्य पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है, ठीक है। बौद्ध धर्म के तुलनात्मक, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में जैन धर्म उभरा है, तो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में डिफरेंस क्या है, समानताएं क्या है और समानताएं क्या है, ठीक है, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म के उद्भव और पतन के कारणों पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर सेक्शन का, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस में ठीक से मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग कर लेंगे, ठीक। अशोक का धर्म, यूपीपीसीएस की ऑप्शनल हिस्ट्री में देखेंगे तो छोटे में भी यानी 150 शब्द में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज भी पूछे जा रहे हैं। तो पूरा चांस है कि आगे चल के यहां से क्वेश्चन ये बनाएगा, मेरा अपना मानना है। तो अशोक के धर्म पे मैं क्वेश्चन जरूर आपको प्रैक्टिस करूंगा। और गुप्ता काल तो हमको पता है, इसके आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स है और जो ट्रेड वगैरह में डेवलपमेंट्स है, इसी को ध्यान में रखते हुए गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, क्वेश्चन यहां भी बन सकते हैं। तो ये था वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कि मेरा मानना है कि सिलेबस में मेंशन भले नहीं डायरेक्टली, आप लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा जो सिलेबस है उसको थोड़ा तोड़ते हैं। इसको मैं जूम कर दूं, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा हो तो उम्मीद करते हैं आप लोग को। अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर दूंगा तो चलेगा, चल और जूम कर दिया, ठीक है। स्क्रीन देखिए आप लोग, मुझे लगी है थोड़ी प्यास, ठीक है। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। अभी 1 घंटा और ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम लोग स्थापत्य कला पढ़ते हैं तो स्थापत्य कला में हम लोग को पढ़ना क्या है, हड़प्पा नगर नियोजन पढ़ना है, जिसपे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। स्तूप स्थापत्य को पढ़ना है, क्योंकि देखेंगे जब बौद्धिज्म आता है,
स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट क्या है? रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, धार्मिक आधार पर डेवलपमेंट हुआ है, मंदिर स्थापत्य, ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म आएगा तो इनके चैत्य और विहार बनेंगे, स्तूप बनेंगे। बेसिकली स्तूप विशेषता किसकी है? स्तूप विशेषता है बौद्धिज्म की, ठीक है। तो स्तूप स्थापत्य पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यूपीएससी यहां से पूछ भी दी है, पीसीएस आजकल यूपीएससी को फॉलो करिए तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हम लोग चैत्य और बिहार पे चूंकि क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हम लोग इसको भी देखेंगे, चैत्य और बिहार भी हम लोग देखेंगे। मंदिर स्थापत्य की जो 3 शैलियां हैं, नागर, द्राविड़ और बेशर, इनको देख लेंगे। अभी मैं इन सबका संक्षेप में आपको परिचय दे दूंगा, पहले मैं बताता हूँ। नेक्स्ट हम लोग मूर्तिकला पढ़ेंगे। मूर्तिकला का डेवलपमेंट चूंकि हड़प्पाई पीरियड से स्टार्ट है तो हम लोग एक बार हड़प्पाई मूर्तिकला देख लेंगे। साथ ही साथ इस मूर्तिकला में जो गांधार, मथुरा एवं अमरावती मूर्तिकला है इसको देख लेंगे, इनकी विशेषताएं क्या है ये देख लेंगे, और इन मूर्तिकलाओं में डिफरेंस क्या है इसको देख लेंगे। यानी गांधार में, मथुरा में, ठीक है, गांधार में, मथुरा में और अमरावती मूर्तिकला में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, हम लोग इसको देख लेंगे। इसके बाद से नृत्य को देखेंगे, तांडव नृत्य देखेंगे, शास्त्रीय नृत्य देखेंगे और लोक नृत्य देखेंगे। तांडव नृत्य और शास्त्रीय नृत्य ध्यान देंगे, इस पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुकी है, हम लोगों ने भी अपने टेस्ट सीरीज में यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद से आती है चित्रकला की बारी, तो पाषाण काल से चित्रकला आपको देखेंगे स्टार्ट हो चुका है। अजंता की चित्रकारी, बादामी चित्रकारी और मुगल चित्रकला, ये सब चीजें हम लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। और साहित्य की बात आती है तो साहित्य को हम लोग 2 प्रकार से डिवीजन कर सकते हैं। एक तो डिवीजन हो जाता है धार्मिक एवं गैर धार्मिक साहित्य, और एक हो जाता है उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय साहित्य, ठीक है। डिवीजन कुछ इस तरह भी किया जा सकता है, तो ये डिवीजन हम लोग कर लेंगे। अच्छा, अब आप लोगों को लग गया होगा कि भाई सिलेबस में इतना कुछ पढ़ना है और दिया है ससुरा केवल एक लाइन में, केवल एक लाइन में दिया है, पढ़ना क्या है, जबकि हमको पता है कि ऑलरेडी सिलेबस में बहुत कुछ पढ़ना है। अब आप लोग समझ पाओगे, एक्चुअली में पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन दिया केवल एक स्टेटमेंट में, केवल 15 शब्द में लिख दिया है और 25 दिन का सरदर्द दे दिया है, समझ गए। लेकिन हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, मुझे 70 क्वेश्चन के अराउंड 65 से 70 क्वेश्चन में मुझे हिस्ट्री खत्म करनी है, ठीक है, 65 टू 70 क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है कि मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी पे मैं चर्चा करूंगा, ठीक है, उसी पे मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा और मैं प्रॉपर उस पर चर्चा कर दूंगा। अब आप लोग समझ होंगे क्या कर रहा थे। आप लोग को क्या पता है कि साथ साथ में हम लोग के साथ कुछ आप लोग को भी काम करना होगा, ठीक है। मैं साथ साथ में क्लास में बोलता जाऊंगा, थोड़ा साइड में ये काम कर लेना है, आपको नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे आपको काम करना है। क्योंकि देखिए सीधी बात भाई, आपके रिजल्ट का जितना लाभ हमको है उससे ही ज्यादा कहीं ना कहीं आपको लाभ है, आपके लिए लाभ है, ठीक है। तो अपने साथ आप छल नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस कराऊं कि आपके जो 2500 रुपए आप दे रहे हैं वो अकेले हिस्ट्री से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपको लगे कि अकेले हिस्ट्री से 2500 रुपए खत्म हो रहे, यानी जो 70 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको अंदर से महसूस हो कि 2500 रुपए खत्म हो जाए। मैं एक छोटी सी कहानी अपनी बताता हूं। और मैं 2019 में दिल्ली गया था, ठीक है, तैयारी करने। तो जब मैं वहां गया था तो मुझे स्टार्ट से ही लगता था कि बिना आंसर राइटिंग के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न बदल चुका था और यूपीएससी के पैटर्न पे आ चुका था। अच्छी बात है कि मैं यूपीएससी की तैयारी में था, तो मुझे लगा यार कि अच्छी बात है मैं पीसीएस सेम पैटर्न पे हो गया, मेरे लिए बहुत आसान है चीजें। 2019 में चूंकि मेरे को एकदम आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस पता थी, तो वहां पे एक, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, एक मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एक AIS की कोचिंग चलती है, ठीक है। शायद आप लोग DIS की बात मैं नहीं कर रहा हूं, AIS, आप लोग लोकेशन इसका देखना चाहेंगे कहां पे है, तो बता दो कि जो मुखर्जी नगर में जो मूर्ति है, ठीक है, डॉक्टर मुखर्जी की जो मूर्ति है, उसके सामने जो पीली पीली दुकानें हैं, ठीक है, उसके फ्रंट पे जो मैथमेटिक्स के और बड़े बड़े लोगों के बोर्ड लगे हुए हैं, ऊपर लगेंगे, ठीक है। आजकल ये एक किसी और एकेडमी में जाके पढ़ाने लगे टीचर, इनके यहाँ मैंने आंसर राइटिंग की क्लास ली थी। उस समय ये मेरे से 18,000 रुपए लिए थे, ठीक है, 18,000 रुपए लिए थे, और ये डेली 2 से 3 क्वेश्चन कराने वाले थे 6 मंथ तक, समझिए, केवल 6 मंथ, तब ये 18,000 रुपए लेते थे, आप समझिए। और 1 महीने के बाद मैं इनकी तारीफ भी करता हूं, क्वालिटी इन्होंने बहुत अच्छे से करवाई थी, मुझे एकदम जिसमें तारीफी की बात है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्वालिटी इन्होंने अच्छे से करवाई थी। उसके बाद वो बवाल काटा था, मतलब कि रिजल्ट ऐसा रहा कि फिर छोड़ दिए, ठीक है। और ये पैसा भाई देखिए सीधी बात है, लोग हम लोग से कह लेते कि पैसा वापस कर दो, यहाँ पे पैसा में बहुत ट्राई किया, ठीक है, बहुत गरीबी की कहानी भी सुनाया, लेकिन पैसा वापस नहीं किया, ठीक है। हालांकि बहुत दिन जाके ये मेरी थोड़ी सी आदत खराब है, ठीक है, तो फिर भी मैं कोशिश किया अपने उत्तर भारतीय नेचर से कि जाके थोड़ी अपनी गरीबी की कथा सुनाया जाए,
क्या पता पैसा कुछ भी तो वापस कर दे, हालांकि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक अलग की बात है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 18,000 रुपए तब दिया था, आज इनकी फीस मेरे से लिख के लीजिए 18 से तो अधिक ही होगी, मैं 24-25 नहीं लिखूंगा, जो भी हो, ठीक है। डेली 2-3 क्वेश्चन कराते थे, यहाँ पे 400 क्वेश्चन का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, 400 से अधिक कराएंगे। 400 से का क्वेश्चन 450 हो सकता है, लेकिन 400 से कम नहीं होगा। आप इस बात को समझिए। और आपको क्वेश्चन की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं मिलेगा। जैसे सृजन में आप लोगों ने भरोसा किया था, आपको बेहतरीन चीजें मिली है, चाहे वो मॉडल आंसर हो, अब तक का जो भी चीज हो, वैसे आपको यहां भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अब तक क्या किया, एक बार सिलेबस देख लिया, क्वेश्चंस देख लिए। अब मैं थोड़ा सा चीजें और समझा देता हूं आपको, जो ये चीजें मैंने लिखा हुआ है। हड़प्पीय नगर नियोजन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हड़प्पीय नगर नियोजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्थापत्य कला में सबसे पहली बात जो आती है वो आता है हड़प्पा नगर नियोजन। तो हमको पता है कि हड़प्पा का जो नगर नियोजन था बहुत ही स्मार्ट तरीके से था, जो इनकी टाउन प्लानिंग थी, जो इनकी नहर की जो नालियों की प्लानिंग थी, उसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि बहुत स्मार्ट था। चौक बने हुए थे, ठीक है, जैसे ऐसे नीचे ध्यान देंगे कि चौक डैम बने हुए थे, साथ ही साथ नालियां ढकी हुई होती थी, पकी हुई ईंटों का यूज किया जाता था, जिप्सम का यूज किया जाता था, चूने और जिप्सम के माध्यम से नालियों को सॉलिड बनाया जाता था ताकि रिसाव ना हो। कई सारी ऐसी विशेषताएं थी इनकी नालियों की। घर भी देखेंगे, सबके पास पके ईंटे के घर होते थे, घर के अंदर अपनी सारी सुविधाएं होती थी, शौचालय, ठीक है, आंगन वगैरह होता था, उसी में किचन वगैरह भी होता था, ठीक है। काफी मतलब हम लोग कह सकते हैं उस ड्यूरेशन के हिसाब से जो रहन सहन की चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें वहां पे मौजूद थी, ठीक है। तो इनकी टाउन प्लानिंग बहुत ही स्मार्ट थी। जो इनके पकी ईंटों का आकार था वो 4:2:1 के आकार में था। जैसे लगता है कि साइंस टेक यहाँ पे बहुत डेवलप रहा होगा इस चीज को जानेंगे, ऐसा आपको महसूस होगा कि भाई यहाँ का साइंस टेक तो काफी अच्छा रहा होगा, इसको देख के आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। हड़प्पा पीरियड के जो नगर नियोजन है उसको आपको ऐसा देख के प्रतीत होगा। तो खैर हम लोग क्या करेंगे कि इस चीजों को देख लेंगे, ठीक है। ग्रिड पैटर्न को हम लोग यूज करते थे, बेसिकली ग्रिड पैटर्न के माध्यम से जो सड़कें वगैरह थी वो सब बनी हुई थी। तो इस चीजों को हम लोग क्या करते हैं हड़प्पा नगर नियोजन में देख लेंगे, ठीक, इसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैंने सृजन में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो नहीं होगा तो मैं सृजन के उसी क्वेश्चन को लाके आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो इसका मिल भी जाएगा आप लोग को, आंसर भी इसका दे देंगे, ठीक है। स्तूप स्थापत्य, चूंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछी हुई है, ठीक है। स्तूपों की विशेषता के बारे में, स्तूप के बारे में और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जो डेवलपमेंट है कि कैसे कैसे स्तूप का आधार बढ़ा, स्तूप की जो विकास क्रम है उससे भी क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो स्तूप के डेवलपमेंट में भी जो विकास क्रम है वहां से भी क्वेश्चन आपके सामने बन के आएगा। इस चीज के लिए भी आप लोग को तैयार रहना है, ठीक। स्तूप पे जैसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एक तो सामान्य सा क्वेश्चन बन सकता है कि स्तूप से आप क्या समझते हैं, इसको विशेषताओं पर चर्चा करें। एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्तूप की जो डेवलपमेंट है, जो विकास क्रम है, उसका उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, इस पे चर्चा करें, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। समय के साथ हम लोग कुछ स्तूपों का नाम सुनते हैं, जो डेवलपमेंट और विकास, उद्भव विकास होता है, तो स्तूप का विकास कैसे हुआ। जैसे मौर्य पीरियड में देखेंगे, खास तौर पे स्तूप का टाइम पीरियड है मौर्य पीरियड में, ठीक है। लेकिन मौर्य के पहले भी जानेंगे, जो मौर्य पूर्व का युग है वहां से ही स्तूप बनना स्टार्ट हो गया है। मौर्य पूर्व का जो टाइम पीरियड है वहीं से स्तूप बनना स्टार्ट हो गया है। यहां तक कि मौर्योत्तर काल में भी स्तूप चलता रहा है, मौर्योत्तर काल में भी स्तूप चलता रहा है। गुप्त काल में भी हमको स्तूप की जानकारी मिल जाती है, गुप्त काल में भी हमको स्तूप की कुछ जानकारी मिलती है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो जो सारनाथ का, ठीक है, जो सारनाथ का धमेख स्तूप है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मौर्य से लेकर गुप्ता तक स्तूप है, तो स्तूप का उद्भव एवं विकास में भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो हम लोग इसको भी थोड़ा थोड़ा संक्षेप में देख लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट स्तूप है जैसे सांची, भरहूत, अमरावती, ठीक है, जो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो सांची है, भरहूत है, अमरावती है, यहां से भी क्वेश्चन बन के आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, अमरावती है, यहां से भी क्वेश्चन बन के आपके पास आ सकते हैं। इनमें इनकी विशेषताओं पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान देंगे, इनकी विशेषताओं पे क्वेश्चन बन सकता है। आप ये सब चीज नोट करते चलेंगे और इन्हीं आधार पे मैं पढ़ाऊंगा भी। मैं पहले बता दे रहा हूं, जो चीज आज की क्लास समझ जाएंगे उनको समझ में आ जाएगा कि पूरी एंशिएंट मेडुअल में पढ़ने वाले लोग क्या है, ठीक है। जो कल्चर वाला सेक्शन है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर को ही में ही आपको एंशिएंट और मेडुअल को समाहित कर दिया गया है, ठीक है। तो इनकी विशेषताओं को हम देखेंगे, इनमें अंतर क्या है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कर लें। इसके बाद से स्तूप में अपना नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो मंदिर स्थापत्य है। मंदिर स्थापत्य में क्या है, नागर, द्रविड़ और बेसर है, नागर, द्रविड़ और बेसर है। हमको पता है जो नागर, द्रविड़ और बेसर है, अगर मैं यहाँ पे संक्षेप में बताऊं, यहाँ पे भारत का मैं मैप बना दूंगा आपको, ठीक है। ये मान के चलेगा आपकी भारत का मैप है, ठीक है, भले ये भारत का मैप ना लग रहा हो, ठीक है। और आप लोग दिल पे नहीं लेंगे कि ये तो भारत का मैप नहीं है, इसको तुम कैसे भारत का मैप बोल दिए। तो देखेंगे कि हिमालयन रेंज से लेके जो द्रविड़ आपका रेंज है, विंध्य रेंज है, यहाँ पे नागर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मंदिर स्थापत्य की नागर शैली का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद से विंध्य से लेके जो कृष्णा वाला बेल्ट है, ठीक है,
विंध्य से लेकर हम लोग कह सकते हैं कि जो कृष्णा का बेल्ट है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, मान लेते हैं ये कृष्णा का बेल्ट है, यहाँ पे आपका ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका वेसर का डेवलपमेंट होगा, और कृष्णा से लेकर जो कन्याकुमारी वाला रीजन है, ध्यान देंगे कन्याकुमारी वाला रीजन है, वहां पे आपका द्रविड़ का डेवलपमेंट होगा, द्रविड़ का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों में जो डेवलपमेंट होते हैं मंदिर स्थापत्य के, इसकी इन तीनों शैलियों की विशेषताएं क्या है, बाय फिगर हम लोग देखेंगे। कभी भी नागर पे, द्रविड़ पे या बेसर पे क्वेश्चन है तो आपको मंदिर स्थापत्य हमेशा फिगर के माध्यम से, यानी चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से समझाना होता है। इस चीज को ध्यान देंगे, अपने दिमाग में एकदम रह जाना है कि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से फिगर बना के उसको हम लोग दर्शाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग की बात आती है नागर कहाँ से डेवलप है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो सारी चीजें तो हम लोग समय के साथ देख लेंगे। अभी मैं केवल बेसिक इंट्रो देख रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए चीजें। आज की क्लासेस काफी कुछ आप लोग को बता जाएंगे। तांडव नृत्य के बारे में हम लोग जानते हैं। अब जैसी बात आती है भैया कि शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसको हम लोग देख लेंगे कि भैया शास्त्रीय नृत्य में हम लोग किन किन चीजों को देखेंगे। इसके बाद से आती है चित्रकला में, चित्रकला में हम लोग पाषाणकालीन चित्रकला जो है उसको देख लेंगे, और अजंता की जो चित्रकला है उनको देख लेंगे। तो डिफरेंट जो भी चीजें हैं उन सभी को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है कि डेली 5 क्वेश्चन के माध्यम से आपकी जो सिलेबस है उसको पूरा करना। डेली 5 क्वेश्चन का हम लोग का टारगेट हम लोग रखे हुए हैं कि डेली 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके माध्यम से हम लोग आपको की तैयारी करेंगे। तांडव नृत्य हम लोग देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, शास्त्रीय नृत्य को समझ लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या होता है, क्या देखने वाले हैं, इसको हम लोग अभी बता देते हैं, क्लियर कर दूंगा मैं। शास्त्रीय नृत्य को आप लोग देखिए, ठीक है। तो हम सबको पता है कि शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के, सबसे बड़ी बात तो यही आती है। तो कुल 8 प्रकार के हमको पता है कि शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ठीक है। 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। अब वो कौन कौन से 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो भरतनाट्यम है, ठीक है, ध्यान देंगे, भरतनाट्यम है, इस चीज को ध्यान देंगे, भरतनाट्यम है आपका। भरतनाट्यम के बाद से क्या है, मोहिनी अट्टनम है, ठीक है, मोहिनी अट्टनम है, मोहिनी अट्टनम है। मोहिनी अट्टनम के बाद से अपनी आपकी कथकली पड़ती है, ठीक है, आपकी कथकली पड़ती है। ये दोनों केरला वाले रीजन से ध्यान देंगे, ठीक है, केरला वाले रीजन से। तो इसी तरह से 8 हुए हैं। 8 के बारे में हम लोग पढ़ नहीं सकते, क्योंकि 8 के बारे में अगर 8 क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन तो बहुत हो गया ना, फिर ये तो मतलब आपका काम फिर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें से शास्त्रीय नृत्य में क्या होगा कि 1 से 2 क्वेश्चन करा देंगे शास्त्रीय नृत्य की, इंपॉर्टेंट एक दो कोई सिलेक्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के नजरिए से सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा, उसको करा देंगे। इससे आपके दिमाग में एक चीज क्या हो जाएगी कि इसी आधार पर हम लोग को शास्त्रीय नृत्य पे क्वेश्चन आएगा। तो इसकी मेन बॉडी ऐसे रखनी है, इंट्रो ऐसे रखना है, कंक्लूड ऐसे करना है, बहुत कुछ चीजें हम लोग को उन 2 क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे, ठीक है। तो डांसिंग में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, ये चीज तो हम लोग समझ गए। अच्छा, अब डांसिंग की तो बात आती है, भैया डांसिंग तो हो गया कि डांसिंग में लोग क्या देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट आती है यहाँ पे अगला देखेंगे, तो अगला है लोक नृत्य। लोक नृत्य में देखेंगे तो लोक नृत्य कई प्रकार का होता है। जैसे आप देखेंगे सामुदायिक नृत्य होता है लोक नृत्य में। सामुदायिक नृत्य में आपके जैसे छऊ आ जाता है, ठीक है। इसके बाद से फसल कटाई का जो ड्यूरेशन चलता है उसमें भी लोक नृत्य होता है। जैसे फसल कटाई का हम लोग एक अगर एग्जांपल लेंगे तो भांगड़ा वगैरह जो है ना, ये लोक नृत्य है, ये फसल कटाई वगैरह के ड्यूरेशन में बिहू भांगड़ा ये सब आपके इस ड्यूरेशन का है। ऐसा नहीं कि हम एक एक को पढ़ेंगे, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से भी क्वेश्चन बन के सेपरेट आपके पास आ सकते हैं। तो हम लोग लोक नृत्य में भी कम से कम 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन यहाँ भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, लोक नृत्य में भी कर लेंगे। अच्छा, ये चीजें तो हो गई आपकी कि हम लोग यहां से क्या करने वाले हैं, इसको गई। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग अगला क्या करने वाले हैं, उसको अगर देखेंगे साहित्य वाला सेक्शन, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। साहित्य वाले सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या क्या समझ लिए, लोग समझ लिए, नृत्य हम लोग देख लिए, ठीक है। स्थापत्य हम लोग देख लिए कि क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद से और क्या देख लें, और साहित्य देखने जा रहे हैं, ठीक है। आइए मैं साहित्य को यहां पर समझाता हूं। साहित्य में हम लोग क्या देखने वाले हैं, साहित्य से क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत साहित्य से क्वेश्चन यूपीपीएससी से ऑलरेडी पूछ दिया है। साहित्य में 2 या तो इसको 2 तरह से डिवीजन कर सकते हैं, एक तो धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य, ठीक है। ये धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य, इन पे क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। जैसे बहुत साहित्य में क्वेश्चन आ गया तो दैट इज द धार्मिक साहित्य, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अगला क्या हो सकता है। साहित्य का डेवलपमेंट ना केवल संपूर्ण भारत में हुआ, यानी इसको अगर हम भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में डिवाइड करें तो इन दोनों क्षेत्रों में जो डिफरेंट क्षेत्रों में जो डिवीजन हुए हैं, जो डेवलपमेंट हुए हैं, उन पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। जैसे उत्तर भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म ये तीनों सामने आए हैं, तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। और संगम साहित्य वगैरह आपका दक्षिण भारत से बन सकता है। संगम साहित्य वगैरह पे क्वेश्चन क्या है आपका, दक्षिण भारत से बन सकता है। तो साहित्य से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग समझ गए।
पाषाणकालीन चित्रकला में देखेंगे, पाषाणकालीन चित्रकला में हम लोग को कई सारे एग्जांपल मिल जाते हैं, वो देख लेंगे। अजंता की चित्रकला के बारे में हम लोग डायरेक्टली अजंता की चित्रकला में क्वेश्चन बनाऊंगा और सीधा अजंता की चित्रकला की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, वो समझा दूंगा। बादामी की चित्रकला में डायरेक्टली क्वेश्चन बनाऊंगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से बादामी की चित्रकला आपका खत्म करूंगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका मुगल चित्रकला है, ठीक है, मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला में आप लोग देखेंगे तो जहांगीर कालीन चित्रकला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ती है, क्योंकि चित्रकला की ड्यूरेशन का ये स्वर्ण युग कहा जाता है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ हुआ है, ठीक है। तो मुगल चित्रकला के लोग विशेषता रहेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है, अकबर की ड्यूरेशन में भी चित्रकला बड़ी फली है, बाबर की ड्यूरेशन में भी बड़ी है, ठीक है, जहांगीर की ड्यूरेशन में भी बड़ी है, आगे भी बड़ी है, लेकिन शीर्ष स्तर जो है वो इसी ड्यूरेशन में पहुंचा था। यही जो आपकी मैं हेडिंग लिखा ना, बिहार में ये क्वेश्चन बन के आया था कि मुगल काल में किसके ड्यूरेशन में चित्रकला स्वर्ण युग को प्राप्त की, यानी चित्रकला का स्वर्ण युग किसके ड्यूरेशन में आया था, तो लोग यहां पे फोकस कर लेंगे, ठीक है। मूर्तिकला में हम लोग जाएंगे तो हड़प्पा मूर्तिकला, हड़प्पा के ड्यूरेशन में लोग देखेंगे कि कांसे की नर्तकी देखते हैं हम लोग, तो जो कांसे की नर्तकी देखते हैं इससे हम लोगों को पता चलता है कि धातुकर्म के माध्यम से भी मूर्तिकला को डेवलप किया जाता था। पत्थर की मूर्तिकला का एग्जांपल हम लोग को मिलता है, कई सारी प्रस्तुत मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है। मृण मूर्तियां भी हमको क्या है कि हड़प्पा पीरियड में मिलती है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन के आपके हड़प्पा पीरियड से आएंगे, इससे भी हम लोग एक सेपरेट क्वेश्चन बना के देख लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं गांधार, अमरावती और मथुरा चित्रकला के बारे में बताऊं। आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए मैं ये बुक सोर्स जो है, इस बुक सोर्स में बहुत सारे फैक्ट्स लिखे गए, आप इसको देखने चलेंगे ना, तो जैसे मैंने ये देखेंगे कि मैं स्तूप वगैरह बना के फॉर्मेटिंग तैयार कर रहा हूं ताकि आपको बेहतरीन समझा जा सके। अब मैं एक बार जो आपकी पहली क्लास है, ठीक है, ये जो कि बुक सोर्स है, ऐसा नहीं सोचेंगे आप लोग कि मैं किसी बुक सोर्स को केवल पढ़ने वाला हूं, ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे, पढ़ने वाला हूं। क्लासेस में बोला ना कि क्लासेस इतनी बेहतरीन रहेंगी, मैं कोशिश करूंगा अपनी साइड से कि 2500 रुपया आपका यही क्लासेस दर्ज आएगा, ठीक है, स्टूडियो करा देंगे। इसमें देखेंगे तो जैसे मैंने जो डिवीजन किया है, देखिए ये भी लगभग वही डिवीजन किया है। वास्तुकला को ये बेसिकली एंशिएंट टू मेडिवल लेके जा रहे हैं, ठीक है, और हड़प्पा कालीन सभ्यता से उसी नगर नियोजन से मैंने भी स्टार्ट किया है। मैं बोला कि यार यहीं से स्टार्ट ही होता है, ऐसा नहीं कि ये स्टार्ट करें मैं देख के बनाऊं, कोई भी डिवीजन करेगा तो यहीं से स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे नगर नियोजन की सारी विशेषताएं बताई हुई हैं। अन्नगार वगैरह की अगर दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है क्या, तो आप थोड़ा सा अन्नगार वगैरह के बारे में भी नगर नियोजन में लिख सकते हैं, ठीक है। मौर्यकालीन वास्तुकला, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा, मैं मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कुछ काम आपको अपने से करना होगा, तो जैसे मौर्यकालीन वास्तुकला आपको खुद पढ़ना होगा, ठीक है। हालांकि एक सेकंड, मौर्यकालीन वास्तुकला में क्या है कि मैं आपको मौर्य पीरियड में जो स्तूप, चैत्य और विहार डेवलपमेंट हुआ है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे आपको मैं अब खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, मैं खड़ा हो जाता हूं, इसको मैं जारी कर दूं थोड़ा सा, एक सेकंड मुझे टाइम देंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, जिसमें मौर्य वास्तुकला है, इसमें मैं जो चैत्य विहार है, स्तूप है, इसको करा दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पे चीजें थोड़ा थोड़ा लिखा भी है, जो चैत्यों की निर्माण है, संरचना है, उसके बारे में चीजें लिखा हुआ भी है। ये तीन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इनके बारे में सामान्य जानकारी यहाँ पे लिखी है। बुक सोर्स में आप लोग कंटेंट यहाँ से देख लेंगे, हालांकि मैं इससे हट के कराऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि जो डिफिनेशंस वगैरह थोड़ा थोड़ा मैच कर जाए, वो एक अलग की बात है, लेकिन मैं पूरी तरीके से आपको सेपरेट और बेहतरीन कराऊंगा, ठीक है। आपको कंटेंट लेकिन थोड़ा सा यहाँ से पढ़ना होगा, कंटेंट के स्तर पर ये चीज आपको मजबूत करेगी, ठीक है, आप इसको देखेंगे। इसके बाद से यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्तूपों के बारे में देखेंगे, यहाँ पे भरौत के स्तूप के बारे में, अमरावती के बारे में सब चीज लिखी है, लेकिन मैं डिफरेंट तरीके से आपको बताऊंगा। कंटेंट नो डाउट की 60-70% यही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेरी अपनी आर्किटेक्चर में मुझे लगता है जो बेहतरीन मैं करा सकता हूँ, उस सेक्टर में मैं आपको काम कराऊंगा। मंदिर वास्तुकला, मैंने बताया कि मंदिर वास्तुकला पे मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। नागर मंदिर शैली जो कि उत्तर भारत की शैली है, इसमें मैं आपको अच्छी इसकी विशेषताओं विद फिगर में इसको कराऊंगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे फिगर वगैरह कुछ नहीं बना हुआ है, मैं इसको द्रविड़ शैली के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं, आप देखेंगे। हालांकि कुछ बहुत क्लियर नहीं किया गया है, मतलब ठीक है, फैक्ट के लेवल पे तो चीजें ठीक है, बहुत दिक्कत नहीं है, बट मैं इसको ठीक से कराऊंगा, आप लोग को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। और आगे अगर हम देखेंगे बेसर शैली के बारे में, बेसर शैली बेसिकली मिक्स शैली थी, द्रविड़ और नागर शैली की मिक्स शैली है, दोनों की विशेषताएं इसमें देखने को मिलती है। इसका जो डेवलपमेंट है वो विंध्य से लेकर कृष्णा गणित घाटी के बीच में इसका डेवलपमेंट है, ठीक है। और द्रविड़ में इसके बाद से देखेंगे जो नेक्स्ट मंदिर स्थापत्य की शैली दक्षिण भारत की वास्तुकला है, जिसको द्रविड़ शैली कहते हैं। द्रविड़ शैली में दोस्तों में ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, पल्लव शासक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम इस द्रविड़ शैली की जो इंपॉर्टेंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन पल्लव शासकों के ड्यूरेशन में जो डिफरेंट शैलियों के माध्यम से द्रविड़ कला को, यानी द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली को जो हम लोग कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बनाया गया, महत्वपूर्ण हम लोग कह सकते हैं कि उसको क्या बोल सकते हैं, विशिष्ट बनाया गया। इन महेंद्र जो महेंद्र शैली थी, कैसे कैसे देखेंगे, उससे अगला जो मामल्य शैली आती है उसको और उत्कृष्ट बनाया जाता है। राज सिंह शैली जो है इसको समय के साथ, और इस पूरी चीज को डिटेल में समझेंगे, आपको बस परेशान होना है। कंटेंट आपको यहां से लेना है,
मैं चीजों आपको डिफरेंट तरीके से कराऊंगा। यहाँ पे एक मुझे अच्छा कंटेंट इनका क्या लगा, जैसे जो मूर्तिकला वाला सेक्शन है, जब आप देखेंगे जो मूर्तिकला आती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। एक चीज मैं इनका टू द पॉइंट में इन्हीं का पढ़ाऊंगा, जैसे मैं बता दूं। बाकी सारी चीजें देखिए यहाँ पे जो शाहजहां अकबर इन सब के बारे में जो स्थापत्य एवं मूर्तिकला में डेवलपमेंट हुए, ये सारी चीजें इनके बारे में दी हुई है, ठीक है। आप सब कंटेंट थोड़ा बड़ा बस यही देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे, एक अच्छा सा टॉपिक, कुछ जो सब टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको मैं वो चीज बोलूंगा, आपकी नैतिक जिम्मेदारी उसको तैयार करेंगे। सुल्तानत एवं मुगल युगीन जो सभ्यता काल में जो अंतर है, डिफरेंस है, ये सब चीजें क्या है, बहुत बेसिक है, चीजें दी गई है। मुझे क्या समझाने का मतलब है, बहुत आसान सा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चीजें जो लिखी वहां पे क्यों मेहनत करवाएंगे आप, जहां पे लगता है कि आप थोड़ा सा कुछ और स्पेशलिटी का आप फायदा उठा सके, आप वहां पे चीजें देखेंगे। तो आप यहाँ पे जैसे देखेंगे जो मूर्तिकला का देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। मूर्तिकला में इनका एक तो मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जैसे ये एक चार्ट के माध्यम से क्या ना कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और इन्हीं के माध्यम से चार्ट के माध्यम से कराऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा जो डायरेक्टली कराऊंगा, जैसे आप लिखा है गांधार एवं मुद्रा कला शैली जो है, इसके बीच में डिफरेंट, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आपके बीच में आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये चार्ट के माध्यम से दिया है और ये बहुत ही अच्छी चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। अगर आप यही लिख के आ जाएंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 9 से 10 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको टू द पॉइंट नकल करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए जो चीजें है वो बहुत क्लियर है, मैं एकदम छुपा रुस्तम वाला काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसकी एक अच्छी खूबी क्या है कि लास्ट में यहां से कुछ संबंधित प्रश्न किया जिन पे ये देखिए बोल भी रहा है कि पीछे 2020 में आया है ये 5-6 क्वेश्चन। इसकी अच्छी खूबी है कि जब आप ये चीजें देख लेते हैं तो थोड़ा